चलते हैं, समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये ऑनलाइन पेपर जो हुए थे उनका एनालिसिस है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आएंगे करते जाएंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल वाला पीडीएफ शेयर नहीं हुआ है बट हो जाएगा। सभी गुड इवनिंग भाई फरजाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 क्वेश्चन है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे ना, वो जो आरपीडब्ल्यूडी वाला एक्ट था, तो उसमें जो मैंने आंसर आपको बताया था वही सही था। और क्योंकि बोर्ड ने वही माना है, वो ज्यादा डिटेल्ड आंसर है। गलत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी नहीं था, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ही है नाम, लेकिन इनकी अपनी मर्जी होती है कि थोड़ा सा इंक्लूसिव आंसर की तरफ ज्यादा जाते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, क्योंकि ईयर मेंशन्ड नहीं था वहां पे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? असर्शन यानी कथन और कारक वाले क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं। ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं जो पहले कभी टीचिंग एग्जाम्स में रेयर ही देखने को हमें मिले हैं। तो फटाफट से समझेंगे। हाँ, अच्छा, कोई कह रहा है रोज आप इतना क्या कह रहे हो, टाइम से आती हो? हाँ, एकदम टाइम से आती हूँ। जरा आज लेट हो गए हम लोग। ईवीएस होने वाला था आज, बट कुछ कारणों की वजह से मैंने सोचा चलो आज सीडीपी कर लेते हैं। मंडे ईवीएस कर लेंगे, या मंडे हो सकता है आपका 3-4 घंटे का सेशन हो, वो जो फुल एनालिसिस है, या तो मंडे रखेंगे या ट्यूसडे। चलिए खैर, आइए फटाफट समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो एक कथन है ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। यानी मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। यानी जो व्यक्ति का जीवन है, तो वो मोटर स्किल्स भी सीख सकता है अपने टाइम के साथ। आप कोई स्पोर्ट्स, मान लीजिए आपको 20 की उम्र में आपने कभी लॉन टेनिस नहीं खेला, आपका मन किया 35 में सीख सकते हैं, तो मोटर स्किल्स भी आप टाइम के साथ सीख सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। और कॉग्निटिव डोमेन्स में भी, यानी आप अपनी संज्ञान को, अपनी समझ को, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, सीखने में, जानने में, तो वो एज के साथ भी चीजें सीख रहे हैं। अपने आप को फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, है ना। मेरे जैसे भी हो सकते हैं कुछ इस तरह के लोग। तो अगर हम बात करें, देख रहे हो तारीफ कर रही हूँ, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं? थ्रू आउट आवर लाइफ स्पेन काम कर सकते हैं, सीखते रह सकते हैं। ये ह्यूमंस में एबिलिटी होती है। बात तो सही लग रही है सुनने में। इसका रीजन क्या दिया है? आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। मतलब ये पहली जो स्टेटमेंट था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया व्यक्ति जो ह्यूमंस हैं वो एबल हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो जीवन भर सीखते रह सकते हैं, चाहे वो फिजिकल स्किल्स की बात करें या मोटर स्किल्स की बात करें या कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष दिमाग की बात करें, वो डेवलप करते रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि अगर बचपन के एक्सपीरियंसेस बच्चे के खराब हो गए हैं, एक डेप्राइव्ड चाइल्डहुड है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बाद में ठीक किया जा सकता है। अगर बच्चे को बचपन में माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, वो मतलब कुपोषण का शिकार हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई घटना घट गई बचपन में, या कोई और चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो गया, तो वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो चीज इतना इजी नहीं होता उसको टैकल करना। बहुत सारे केसेस में उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते जो आपके अर्ली ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चे का बचपन है बेसिकली, वो बहुत ही जरूरी है। 10-12-15 साल तक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली ईयर्स उसके आगे तक काम आएंगे, वो बेस का काम करेंगे। तो हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो बचपन में डेप्राइव्ड है जिस चीज के लिए वो चीज बाद में आसानी से ठीक की जा सकती है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई बचपन में, ठीक से दवाई ना मिलने के कारण, खाना ना मिलने के कारण, अच्छा माहौल ना मिलने के कारण, तो बेस खराब हो गया ना, बेस बाद में कैसे ठीक होगा? तो ये बात फॉल्स है, गलत है। ठीक, ये बात सही थी कि हम में सीखने की क्षमता है हमेशा के लिए, हमेशा तक हम सीख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भैया बीमारी हो गई कोई, तो है ना, कैंसर आज हुआ है और इलाज कराएंगे जब आप दुनिया से चले जाएंगे, तो वो वाला काम नहीं हो सकता। तो ये ट्रू है, ए ऑप्शन जो ये है, असर्शन है, कथन है, वो सही है। इसका कारक या कारण सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर तो नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या बताइए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट। भाई एक एग्जांपल है, इसका क्या मतलब है? विकास के सिद्धांत के बारे में ये जो एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, ये क्या कहता है? तो एग्जांपल है द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ। यानी बच्चे का जो विकास है वो रेखा में, सीधी रेखा में नहीं होता, स्ट्रेट पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट टर्न्स बैक एंड फोर्थ, मूव्स फॉरवर्ड अगेन। यानी बच्चे का जो विकास है वो ऐसे होगा, है ना, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एक स्टेज में आपके
हाथ पैरों की लंबाई, आपके शरीर की लंबाई बढ़ रही है, दूसरी स्टेज में लंबाई रुक गई है लेकिन आपके अंदर क्षमता या पावर आ रही है, मतलब बैक एंड फोर्थ आगे जाएगा विकास, फिर पीछे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, मजबूती आएगी उसमें और फिर आगे जाएगा। इसको स्पाइरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी तो सारी दुनिया में एक जैसी एडवांसमेंट, यस, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, चक्रीय बढ़ोतरी या चक्रीय विकास का या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हम बिल्कुल समझेंगे इस बात को। इस बात को समझने में किसी को भी कोई परेशानी, कोई दर्द, कहीं भी कुछ भी हो तो बता दीजिए। हाँ, हम आज बोले थे आसिफ कि आज ईवीएस कराएंगे बट हम नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मंडे करा देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। अभी चैप्टर्स भी कराने, एक प्लान, जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आता है तो एक प्लान आपके सामने आ जाएगा कि क्या क्या हम कैसे कैसे करने वाले हैं सीटेट की तैयारी में, ठीक। अभी जो चल रहा है वो सब काम का ही है, ऐसा तो नहीं है ये काम का नहीं करना, तो हमें ये भी है ना, ये सारे सेट्स लगाने ही है क्योंकि ऑनलाइन जब पेपर आ चुका है इस तरह का। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन नहीं होती डेवलपमेंट की, याद रखिएगा, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुआयामी, डिसकंटीन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा जब तक प्याजे ना लिखा हो, डिसकंटीन्यूअस के साथ नहीं जाएंगे, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन, यानी बहुत सारे अभिभावकों ने ये डिमांड की कि भैया ये शिनचैन नाम के शो को बंद करो क्योंकि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनको गलत व्यवहार सिखा रहा है और बच्चे घर में भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो शिनचैन में देख रहे हैं कि शिनचैन कुछ भी करता रहता है, तूफानी बच्चा है, परेशान करता है, बदतमीजी करता है और ये शिनचैन देख देख करके बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेन की और आपने देखा था एक टाइम पे शिनचैन जो है बैन भी हुआ था, ठीक है, कार्टून था, एक शो था, अभी भी आता होगा कहीं ना कहीं, ठीक। एज देयर चिल्ड्रन वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टर्स अनरूली बिहेवियर, जो सेंट्रल कैरेक्टर था यानी जो मुख्य, जो उसमें क्या कहेंगे हीरो है एक तरह से उस कार्टून का, शिनचैन, उसके व्यवहार को इमिटेट कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि उसका जो अनुशासनहीन व्यवहार है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, नहीं तो शौर्य होता तो उसको याद रहता है, उसकी लाइंस होती थी शिनचैन की कुछ जैसी हरकतें वो करता था। तो दिस इलस्ट्रेट्स डैश इज और आर एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी इससे क्या पता लगता है, हमें देख लेते हैं क्या पता लगता है। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, है ना। वो मम्मी को मिसेस मेहता कह के बोलेगा तो वही बोलेंगे, ठीक, हालांकि वो बाहर का शो था, मिसेस मेहता तो नहीं बोलता था, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें, अगर हम इस केस में बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है यह बच्चों के सामाजिकरण यानी समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं उस पर जो प्रभाव है किसका, मीडिया का, है ना, मीडिया का, कि भाई जो वो टीवी में देखते हैं, कार्टून नेटवर्क पे देख रहे हैं, उससे उनको लगता है कि भैया जब शिनचैन बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है या कहेंगे इंपॉर्टेंट एजेंट है मीडिया। ये पीयर्स में थोड़ा ना है, शिनचैन उनका साथी थोड़ी है, बराबर में थोड़ी रहता है नेबरहुड में, कोई धर्म और रिलीजन की भी बात नहीं है, मीडिया का संबंध है इससे सीधा सीधा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट से, और जैसे जैसे आप लोग आएंगे लाइक शेयर भी करते रहेंगे। ओके अनु सिंह, धन्यवाद। चलिए खैर आप जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आप जवाब दीजिए। कल मुझे गाँव जाना है, कल छुट्टी रखेंगे हम, संडे वार्ता तो होगी, अच्छा कल तो संडे ही है वैसे भी, है ना, कल संडे वार्ता होगी। एक इंटरव्यू है, बहुत दिन हो गए, कुछ इंटरव्यूज हमारे पास पेंडिंग है, वो आपको कल मिलेगा, एक इंटरव्यू और एक व्लॉग भी हमारे पास रिकॉर्डेड है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, याद कीजिए जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को महत्व देते हैं जॉन डूई। तो ये करके सीखने की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात इस बारे में सही है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में बच्चा जहां एक्टिव होगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, आगे बढ़ते हुए शिक्षा है जो समय के साथ बदल रही है, बेहतरी के लिए शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि लेक्चर मेथड क्या है, चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक का इस्तेमाल किया, टॉक का इस्तेमाल किया, बच्चे बोर हो रहे हैं सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेक्चर मेथड वैसे भी बड़े बच्चों के लिए ठीक होता है, वैसे बोरिंग मेथड है एक,
व्याख्यान विधि। बी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हमने ज्यादातर इसी से पढ़ाई की है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग। देखो रैंकिंग हो रही है, लास्ट में सिर्फ साल के अंत में टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं और रैंकिंग नहीं होती, लेबलिंग नहीं होती, बच्चों पे ठप्पा नहीं लगाना होता। सी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। ये बात सही है, बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि डिफरेंट तरीके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और असेसमेंट के तरीके हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करके लर्निंग हो रही है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन का आकलन शामिल है ना। मतलब डिफरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बच्चों को, वैरायटी ऑफ मेथड से सिखा रहे हैं, यानी बच्चा एक्टिव होगा। क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो मेथड्स में भी वैरायटी होनी चाहिए। फिर आता है डी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड दे दे के कोई लंबा गेम नहीं चलने वाला, लर्निंग जो है फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, ना कि रिवॉर्ड के लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझेंगे, जीन पियाजे के बारे में है। जीन पियाजे proposed the following of sequence of developmental stages, यानी जीन पियाजे ने, या पियाजे जीन, अच्छा उल्टा लिखा हुआ है, वाह ये ऐसे दिया होगा आपके पेपर में भी, ट्रांसलेशन में इनकी महानता रहती है। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बना नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है, मिठाई क्वेश्चन है, इसको खा के आप मजे कर सकते हैं। SPCF, सम पीपल कांट फोकस, अभी कल परसों भी हमने ये डिस्कस किया था, है ना। अंकिता बी ही सही था, RPWD एक्ट में ना कल बी ही सही था, जो बताया था ना सही वही था, क्योंकि वो इंक्लूसिव है, वो बच्चे की बहुत सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड थे। क्योंकि क्लैरिटी तो दोनों में से किसी में नहीं थी ना, तो वहां PWD एक्ट 1995 लिखा था ना 2016 लिखा था, तो उन्होंने वो बी को ही सही माना था। हालांकि मेरी नजर में सी भी सही होना चाहिए था, बट बी को भी हम गलत नहीं कह सकते, उसको ज्यादा इंक्लूसिव माना था इन्होंने, ठीक है ना। तो अगर आप टू द पॉइंट कहेंगे तो सी सही होना चाहिए था, बट पेपर के अकॉर्डिंग बी सही था। चलिएगा, खैर समझते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए शोभित समझते हैं। SPCF सिंपल आंसर है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संवेदी गामक जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, जिसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स एंड अबव, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी का सीक्वेंस गलत है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पहले आएगा, ये सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे एक बार। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार, which of the following questions will be answered only by the children in formal operational stage? 11 साल से ऊपर के बच्चे ही किस एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे एज पर जीन पियाजे, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, पोल गड़बड़ आ रहा है क्या आज? पोल इतना जल्दी क्यों हटा दिया जा रहा है, बताइए, है आखिर क्या मजबूरी है, बताइए बताइए। आप जल्दी जवाब नहीं दे सकते हैं अनुष्का, है फिर भी समझाएंगे, हम इनको डांटेंगे। हमारे यहाँ हम पढ़ाएं कुछ भी, हम डांट के ही समझाते हैं, लेकिन है ना। देखिए एक बार, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ एक बार, समझो फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल? रौनक ate 11 chocolates, his sister ate twice as many, how many chocolates they both ate in total? ये तो बच्चा जो है, ये 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सॉल्व कर देगा। ये बेसिक गणित का सब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सवाल है। बी ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये सॉल्व हो जाएगा 7 से 11 में, तो ये तो हट गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है किससे, बी से, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, तो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये क्या है, ये जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, क्योंकि रेशो की बात करेगा, है ना। तो यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए और सी का क्या संबंध है? तो इसमें रेशो, प्रोपोर्शन और दुनिया भर की बातें, रिलेशन, ये सब आ जाएगा। हाउ मेनी होल नंबर्स, ये 7 से 11 वर्ष में सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पे 7 + 9 कितना होता है, ये तो कोई भी बता ही देगा। तो बी ऑप्शन है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हालांकि इस तरह के सवाल कई बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी सॉल्व कर दिए जाते हैं, कि जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज फॉर्मल ऑपरेशनल में गायब नहीं हो जाएगी कि बच्चा ना समझ पाए, ठीक है ना। क्वालिटी अपनी तरफ से इंक्रीज कर लीजिए अगर देखने में समस्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कौन से वो तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन। देखिए वाइगोस्की की जब बात आती है तो SCL, BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे हमें SCL याद रखना है जब बात वाइगोस्की की हो। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं एज पर वाइगोस्की। सोसाइटी बोले तो समाज, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीज हैं जिनके द्वारा वाइगोस्की कहते हैं कि आपकी जो समझ है वो बेहतर होती है। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई समस्या नहीं है, समझेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, सोशल इंटरेक्शन की सही है, कल्चरल टूल्स की सही है, लैंग्वेज की सही है, रीइंफोर्समेंट की बात किसने की है, स्किनर कर रहे हैं, वाइगोस्की नहीं करते। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अगेन वाइगोस्की ही बात हो रही है, देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स करंट लेवल। देखो ध्यान रखना, सपोर्ट किसके हिसाब से एक्सटेंड हो रही है, बच्चे के करंट लेवल के हिसाब से, यानी टेम्परेरी हेल्प है। टेम्परेरी हेल्प मतलब स्कैप फोल्डिंग है, यानी मचान है, ठीक। मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, ये वाइगोस्की से इनका कोई नाता नहीं है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, कल भी बताया था, जब आप बैट पकड़ रहे हैं और बैट ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई आपको हेल्प करे पकड़ने में कि नहीं इसका ना ऐसे होनी चाहिए इसकी पोजीशन, है ना। आप जिम जा रहे हैं और आपका जो भी ट्रेनर है कोई भी, अगर आप गलत तरीके से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हल्का सा आके हेल्प कर दे कि इसका ना पोस्चर ये होना चाहिए। तो ये क्या है, वो टेम्परेरी हेल्प है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि जहां आप अटक रहे हैं या आपको आपके लेवल को बेहतर करने के लिए आपको हेल्प दी जाती है जहां पे आप अटकते हैं या जहां आपको प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी देखिए। देखो हिंदी में अगर कोई चीज गलत भी है, क्योंकि पेपर में भी वही हिंदी दी हुई होगी इन्होंने, फिर तो इंग्लिश को ही हम फाइनल मानेंगे। ये आपके एग्जाम में सारे लगभग एग्जाम के बोर्ड्स यही बात कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक। तो अगर इस तरह की कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो समझ जाया करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग the child's moral development in stage 3 समझ रहे हैं, good boy good girl orientation, maintaining mutual relation, the golden rule refers to the stage where लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है। ये इतनी खराब जो ये ट्रांसलेशन है आपके पेपर में एज इट इज आई है ना। और कल कोई पूछ रहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। यस, आपके पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, आपको वो लैंग्वेज चेंज करके देखनी पड़ती है, ऑफलाइन में दोनों तरफ लिखा होता था, तो बस इतना अंतर है, अदरवाइज आते दोनों में है। तो इनकी ट्रांसलेशन शायद इस बार सुधर जाए, पिछली बार इन्होंने खतरनाक ट्रांसलेशन दिया है कि आपका स्पेशल बैच है वो सीटेट के लिए उपयोगी है। नगेंद्र, स्पेशल बैच आप सीटेट के लिए मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें हैं। सीटेट में इतना सा आता है और स्पेशल बैच में इतना पढ़ाया जाता है ना। तो उस केस में आप स्पेशल बैच को सीटेट के लिए मत लीजिए, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हो। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ किस चीज की, क्या वो आज लाइक शेयर करने में कंजूसी। देखिए, अगर हम बात करें स्टेज 3 की, जिसको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं। द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, सही बात है, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है और उनकी सहायता करना चाहता है, चलो मान लिया। बी ऑप्शन है द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये तो 4th स्टेज हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर, कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर का पालन होना चाहिए, रूल्स को माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो समाज चलता है। तो वो तो अलग चीज हो गई। राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट्स व्हिच आर अनोनिमसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, गुड बॉय गुड गर्ल है ना, गुड बॉय और गुड गर्ल, सिंपल बात है। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों से क्या पाने में, तारीफ सुनने के लिए काम किए जाते हैं 3rd स्टेज में, ठीक। तो वो ए ऑप्शन ही है। फिर भी 4th ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। पोल वाली दीदी आज गुस्सा है क्या, बताइए। फिर यहाँ पे सब दुखी हैं। The child not only keep in mind the norms of the society but also the limits to which the universal principles are applicable. ये बात होती है 6th स्टेज की। तो 3rd स्टेज के अकॉर्डिंग सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है, और बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना,
वो मतलब दूसरे खुश होंगे, आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड होंगे, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। ये वो वाली मॉरलिटी है जो टीचर्स ये मोटिवेशन देते हैं ना, माँ बाप के लिए कुछ करो, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट वो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है, थर्ड स्टेज है, ठीक है ना। कायदे में आपको होना चाहिए कहीं 5th 6th स्टेज पे, बट जब पेट की भूख नहीं मिटेगी तो बाकी के स्तर बहुत बाद में आते हैं, है ना। चलिएगा, पोर्टफोलियो डिफरेंट चीज है। पोर्टफोलियो में आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके सारे कच्चे चिट्ठे होते हैं रिकॉर्डेड या फोटोज की फॉर्म में, है ना। और अगर रूब्रिक की बात करें तो रूब्रिक एक सेट फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड है कि इस स्तर की चीजें बनाई जानी चाहिए। रूब्रिक एक पैमाना हो गया एक तरह का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड, और पोर्टफोलियो संग्रह करने वाली फाइल है। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, 1983 में बुक आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है उन्होंने। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है। पहला ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर पर प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, सही लग रहा है। इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी फैक्टर, ये तो स्पीयरमैन ने कहा है, जी फैक्टर जैसी बात गार्डनर ने कोई नहीं की। फिर आता है डी ऑप्शन, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। देखो बी हो सकता था सही या डी हो सकता था सही, दोनों में से बेटर कौन है, दोनों में से बेटर है डी ऑप्शन, क्योंकि आज की डेट में जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो बुद्धि के 8 प्रकार हैं, पहले 7 थे। जब 1983 में इनकी बुक आई थी तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थे वो 7 थे, बाद में वो 8 हो गए, अभी और भी बढ़ गए, बट एनसीईआरटी अभी भी 8 प्रकार को ही फॉलो करता है, ठीक। तो इस 7 के साथ हम जा नहीं पाएंगे, अगर ये डी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो हम 7 के साथ भी चले जाते। कई बार पेपर में ऐसा हुआ 7 ही दे रहे हैं आज तक, तो वो पुराने थॉट से दे रहे हैं, तो हमें तो भैया सही नंबर से मतलब है, सही उत्तर से, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। ये बात सही है कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं, मल्टीपल टाइप्स सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज आती हैं, यानी कई प्रकार हैं। यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हायरार्किकल नहीं है, ये बात सही है, आप में से शायद कोई समझ भी पा रहा है, ये बात लिखी भी है किसी ने, हायरार्किकल नहीं है, अनुक्रमित नहीं है, है ना। हायरार्की का मतलब है एक दूसरे से ऊपर है, स्टेजेस हैं जिसमें, है ना, कि ये फर्स्ट लेवल है फिर सेकंड है, लेवल के हिसाब से नहीं। उन्होंने 8 इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दिए हैं, ये बात बहुत ही अच्छी आपने नोट की।